आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के तत्वावधान में सह आयोजक आरजेएस पीबीएच सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन के संरक्षक चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी ने सकारात्मक राजनीति पर 300वीं बैठक का आयोजन सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल स्वरूप नगर जीटी करनाल रोड दिल्ली में 24 दिसंबर को आयोजित किया। इस अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फुले और प्रथम हिंदुस्तान की शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि फुले फाउंडेशन ऑफ इंडिया हरियाणा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म चौधरी के साथ राजनीति के प्रति सकारात्मक कैसे रहें पर विचार विमर्श शुरू हुआ, जिसका संचालन आरजेएस पीबीएच के संस्थापक उदय कुमार मन्ना ने किया। जय हिंद। सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के चेयरमैन और आरजेएस पीबीएच पॉजिटिव मूवमेंट के पैट्रन चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी के साथ हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, जब हमारे मुख्य अतिथि धर्म चौधरी जी जो फुले फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो हम लोगों के बीच में हैं। और आज हम लोग सकारात्मक राजनीति यानी राजनीति के प्रति कैसे सकारात्मक रहा जाए, ये पब्लिक के लिए भी है और राजनीतिज्ञों के लिए भी है कि हम किस तरह से देश में पॉजिटिव थिंकिंग को राजनीति के माध्यम से उन नई पीढ़ी तक, उन युवाओं तक जो 18 साल के बाद होकर वोट डालते हैं, तो उनके अंदर भी पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। तो वो पॉजिटिविटी क्या होती है, कैसे उसको देश भर में फैलाया जा सकता है, तो उसके लिए हम लोग वेबिनार भी कर रहे हैं। और ये आरजेएस पीबीएच के अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय का 300वां ये बैठक हो रही है और आज जो है 24 दिसंबर 2024 है। आप जानते हैं कि सकारात्मक राजनीति से के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, इसलिए आरजेएस ने ये बैठक रखी है। तो स्वागत करने के लिए मैं सबसे पहले चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी को आमंत्रित करता हूँ। राजनीति, राज की नीति, जिसको राज का ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, वही सचमुच की राजनीति ठीक होती है। राजनीति कई तरह की होती है, एक सकारात्मक होती है, एक नकारात्मक होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। कुछ लोग तो इसको सकारात्मक मतलब हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा घर कैसे आगे बढ़े, इस सकारात्मक सोच को लेकर के, ताकि यह देश एक सोने की चिड़िया बन जाए, जैसे कि पहले कभी कहावत थी। तो मैं यही कहूँगा कि भी हमें राजनीति में अच्छे आदमियों को चुन करके लाना चाहिए, जिनकी सकारात्मक सोच अच्छी है, जो लोगों के काम करने में, लोगों को आगे बढ़ावा देने में, देश को आगे बढ़ावा देने में, गांव शहर को आगे बढ़ावा देने में, किसानों को आगे बढ़ावा देने में, जो बहुत सारे काम हैं, कॉलोनियों के बहुत सारे बड़े काम हैं, गांव के बहुत सारे काम हैं, इनका कोई अथाह बहुत सारे काम होते हैं, जो उनको अच्छी सोच के अनुसार आगे बढ़ाए, आगे जोड़ने का काम करे, सभी लोगों को एक साथ एक मंच पर लेकर के आए, एक जगह बैठाने का काम करे। जिसमें कोई नकारात्मक सोच है तो उसको भी सकारात्मक कैसे किया जाए, इस पर भी मंथन होना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि भी राजनीति नीति वही होनी चाहिए जो सकारात्मक हो, वही आगे बढ़ सकता है, उसी के अनुसार ही देश आगे बढ़ सकता है। बाकी तो नेगेटिव पॉजिटिव बहुत चलती रहती हैं, आप रात दिन देखते ही हैं। जो सरकार में भी जो अपोजिशन में है, पोजीशन में है, कोई कुछ बोलता है, कुर्सियों तक भी उठा करके फेंकने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं। उससे प्रजा के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये बताइए। मैं कहता हूँ कि वो तो एक ऐसा घर है जो भगवान का घर है, तो वहाँ तो एकदम पॉजिटिवली आदमी को ठीक तरीके से बात करनी चाहिए, ठीक तरह से बात कहनी चाहिए, ताकि हमारा देश आगे कैसे बढ़े। अब अपोजिशन में है वो भी उल्टी सीधी बात करने लग जाते हैं, ताकि देश, क्योंकि लोग बाग अपोजिशन को ज़्यादा सुनते हैं और उसमें क्यों उल्टा सीधा बोला जाता है, कुछ कहा जाता है,
लोग बाग सोचते हैं कि शायद ये ठीक बोल रहा है, लेकिन उसका जो असर पड़ता है वो पब्लिक पर, बच्चों पर बहुत ही नकारात्मक जाता है। इसलिए हमें ऐसी जगह बैठ कर के, हमारी चाहे गांव की पंचायत हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे संसद हो, तो वहाँ पर अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए, गुड़ तरीके से, ताकि हमारा देश आगे बढ़े। ज़्यादा ना कहते हुए मैं इसी को प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में धर्म चौधरी जी, ये हमारे सैनी समाज के बहुत अच्छे अध्यक्ष भी रहे हैं और इन्होंने बहुत काम किया है, पूरे समाज को जोड़ने का काम किया। पूरे हिंदुस्तान में घूमे हैं, जगह जगह जाकर के देखा है कि भी हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, समाज आगे कैसे बढ़ सकता है। महात्मा ज्योतिराव फूले के जो दिए हुए गुण हैं या दिए हुए जो आदेश हैं, उनको कैसे अडॉप्ट करें। तो इसलिए इन्होंने बहुत घूमा, बहुत कुछ काम किया। आखिरकार इन्होंने अब एक नया फाउंडेशन बनाया है, फाउंडेशन ऑफ इंडिया, फूले फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो वो इन्होंने बनाया है, तो उसको लेकर के चल रहे हैं। साथ में राजनीति में भी जो है, जहाँ अच्छा लगता है, राजनीति में जो अच्छी जगह है वो ये आगे बढ़ने का काम करेंगे। जहाँ नकारात्मक होगी वो उसको बाहर फेंकने का काम करेंगे। जहाँ तक है सच्चाई के अनुसार चलेंगे, ये इनका प्रण है और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे ये। तो मैं चाहूँगा कि हमारे धर्म चौधरी जी, इनका नाम है, और ये अपने धर्म के अनुसार ही आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं कि अपना कोई धर्म होना चाहिए। धर्म ने इनका नाम है और धर्म के अनुसार ही आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। हम लोग आपका स्वागत करते हैं। और आरजेएस पीबीएच लगातार जो है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर पुस्तक का प्रकाशन करती है और कार्यक्रम के द्वारा करती है। जैसे अभी गणतंत्र दिवस आ रहा है तो हम लोगों की चौथा ग्रंथ, इसका ग्रंथ नाम दिया गया है। उसके पीछे वजह यही है कि इसमें पुरानी पीढ़ियों का भी इतिहास है और वर्तमान पीढ़ी के जो लोग बैठकें कर रहे हैं उनका भी इतिहास इसमें दर्ज हो रहा है। और 2047 तक का है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसका भी इतिहास इसमें दर्ज होगा। और हर साल में 2 बार पुस्तकें, और यूट्यूब पर सभी बैठकें ऑन रिकॉर्ड होती हैं, यानी डिजिटल लाइब्रेरी जो है यूट्यूब पे बन गई है। इसके साथ साथ हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले जी पे कई प्रोग्राम हुए, उनकी जीवनियाँ जो है हमारे आरजेएस के लोग ही, चौधरी साहब भी कई बार ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की जीवनी के बारे में बताया हम लोगों को। तो ऐसे ऐसे कई वीडियोज़ जो हैं उस पर महापुरुषों के, हम लोगों की लाइब्रेरी है महापुरुषों पे आधारित। तो ये पुस्तक सबसे पहले चौधरी साहब जो हैं पैटर्न हैं सकारात्मक आंदोलन के, तो चौधरी साहब आप भेंट कीजिए पुस्तक को। ये हम लोगों का तीसरा सबसे लेटेस्ट ग्रंथ है जो स्वतंत्रता दिवस पर लोकार्पण हुआ था, रामकृष्ण मिशन आश्रम, जो आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास। और चौथा ग्रंथ जो है वो 15 जनवरी को, जब डायस्पोरा का एनआरआई कॉन्फ्रेंस होगा, पॉजिटिव मीडिया मीट हो रही है वहाँ INS कॉन्फ्रेंस हॉल, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली, प्राइम लोकेशन पे है, जिसमें एनआरआई भाइयों को आने में कोई परेशानी नहीं होगी। और ये चौथी किताब जो है वहाँ पर लोकार्पण होगी। तो धर्म चौधरी जी को फिर हम लोग याद करेंगे और तीसरी किताब आज की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में आपको भेंट की जाती है। तो सकारात्मकता का क्या धर्म आपकी नज़र में है, और राजनीति के प्रति सकारात्मक सोच कैसे राजनीतिज्ञों के बीच भी, और जो जेंडरी है, जो भारत की जनता है, उसके कैसे मतलब पहुंचाई जा सकती है, इसी पर हम लोगों का आज आपसे बातचीत है। सबसे पहले तो मैं चौधरी इंद्राज सैनी को प्रणाम करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आपने मुझे यहां आमंत्रित किया। और साथ में उदय कुमार मन्ना जी, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं और बधाई भी देता हूं कि आप एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ एक आंदोलन चला रहे हैं। जागृति का आंदोलन है, राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस से मैं इसके लिए आपको बधाई भी देता हूँ। चौधरी साहब, आज का जो माहौल है बिल्कुल बदला हुआ है। नई पीढ़ी को नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा और इसके लिए देश की सरकार बहुत कुछ कर रही है। हम आज आज़ादी की शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। 2047 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाना है, स्वर्ण जयंती मनाई जानी है। आज जो राजनीति हुई है, देश में जो राजनीति की गिरावट आई है, राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के चयन के दौरान जो गिरावट की है, ये एक चिंता का विषय है।
और नौजवान पीढ़ी के लिए कम से कम ये एक निराशाजनक माहौल है। इसमें हम कैसे नई पीढ़ी में आशावादी माहौल पैदा करें, ये आज हमारे देश में काम करने की ज़रूरत है। अध्यक्ष जी, राजनीतिक माहौल में सबसे पहले सर्वोपरि राष्ट्रवाद होता है। राष्ट्रवाद को लेकर ही हम देश को पॉजिटिवता की ओर ले जा सकते हैं, नई पीढ़ी को पॉजिटिवता की ओर ले जा सकते हैं। राष्ट्रवाद जब केंद्र में होगा तो सारी बातें पॉजिटिव होती चली जाती हैं। अभी हमने देखा है कुछ उम्मीदवार क्षणिक चर्चा में आने के लिए, कुछ राजनीतिक दल जल्दी चर्चा में आने के लिए नकारात्मक राजनीति का सहारा लेते हैं, प्रलोभन देते हैं, वो व्यक्ति को लाभान्वित करने की बात करते हैं। लेकिन कई प्रदेशों में जिसका उदाहरण है कि हम नेगेटिव राजनीति करके प्रदेशों को पीछे धकेला है, नई पीढ़ी रोजगार से वंचित हुई है। लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले 5 सालों में राजनीति में काफ़ी बदलाव आए हैं। वर्तमान सरकार, हम ना पार्टी का चर्चा करें ना कोई और बात करें, लेकिन संसद में वर्तमान सरकार ने जो कार्य किए हैं, जो बिल पास किए हैं, जो काम किए हैं, उससे अब देश का युवा जागृत हो रहा है, उसको समझ रहा है। और इसमें सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है, एनजीओज का बड़ा योगदान है। जो राजनीतिक विचारधारा है उसको सोशल मीडिया तुरंत, राजनीतिक दलों की जो सोच होती है उसको तुरंत जनता तक पहुंचा देता है। इसके लिए हम सोशल मीडिया का भी धन्यवाद करेंगे कि सोशल मीडिया इसको बहुत जागृति ला रहा है। साथ में आज सोच के लिए, हमें पॉजिटिव सोच के लिए ये काम करना होगा कि जनता के बीच जा कर के हमें एक जो हमारी एनजीओज हैं, जैसे अब आप राम जानकी संस्थान की बात कर रहे हैं, ये एक पिछले आज 300वीं बैठक ये हो रही है और इससे पहले 299 बैठक आप लोग कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। ये सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक बात जा रही है, लोग इसको देख रहे हैं, तो इससे भी लोगों की सोच बनती है। इसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं और आपको प्रेरणा लेकर के लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। जैसा आपने अभी बताया था कि एक कार्यक्रम अभी INS कॉन्फ्रेंस हॉल में होने जा रहा है और दिल्ली में, और गणतंत्र दिवस पर आप इसका एक ग्रंथ भी, पब्लिकेशन, चौथा ग्रंथ भी आप ला रहे हैं। तो ये एक प्रिंट डॉक्यूमेंट है जो आम आदमी तक जाता है और इसको पढ़ता है तो उससे लाभान्वित होता है। मन्ना जी, हमें सबसे पहले जो राजनीति है उसके जो नकारात्मक पहलू हैं उस पर गहनता से विचार करके उसको हमें नकारना पड़ेगा। नई पीढ़ी में नई सोच के साथ सरकार को भी कदम उठाने होंगे। आज हमने संसद में अभी पिछले दौरान एक जो संसद का सत्र चला, ये शीतकाल सत्र, इसमें जो नकारात्मक भाव पैदा हुए, ये नकारात्मक भाव राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा क्यों हुए। छोटी छोटी बातों पर आंदोलन करके खड़ा हो जाते हैं। अब संसद का शीतकाल सत्र आंदोलन, इसकी नकारात्मक राजनीति की भेंट चढ़ गया, जबकि मेरा सुझाव है विपक्षी दल भी मुख्य भूमिका होते हैं। 2 दलीय राजनीति हमारे यहाँ संसद में है, एक विपक्ष और एक पक्ष। पक्ष बिल लाता है, बिल में विपक्ष अपना सुझाव देता है। पॉजिटिव सोच के साथ सुझाव देना चाहिए। हर बात का सरकार का विरोध करना, राजनीतिक लाभ के लिए काम करना भी विपक्ष का नहीं काम होना चाहिए। चाहे पार्टी ये विपक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो। कल तक जो आज सत्ता में है ये विपक्ष में थे, आज सत्ता में है। जो कल आज विपक्ष में है कल सत्ता में थे, आज विपक्ष में है। ये जनता जिसको चुनती है वो सत्ता बन जाती है। जिनका दलीय प्रणाली में संख्या कम हो जाती है वो विपक्ष में हो जाता है। लेकिन सरकार में, देश की विकास में दोनों ही पक्षों की भूमिका होती है। अगर हम कोई बिल लाया गया है, जनहित में लाया गया है, कोई भी सरकार जो काम करती है वो जनता के हित में काम करती है, जनता के हित के लिए बिल लाती है, तो दूसरे पक्ष जो होता है वो उसमें सुझाव देता है कि देखिए ये जनता तक बात जाएगी तो इस तरह इसका लाभ कम मिलेगा, इसमें सुधार ये किया जाए, इससे लाभ ज़्यादा होगा, जनता तक को लाभ ज़्यादा मिलेगा। ये पॉजिटिव राजनीति है। अभी पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों को
अपने लाभ के लिए सदन को नहीं चलने देना, विधानसभाओं में विधायिका को नहीं चलने देना, ये नकारात्मक राजनीति है। इसको युवा समझ रहा है, देश की जनता समझ रही है, और इसीलिए आज युवा राजनीति से पीछे हट रहा है और मतदान प्रतिशत घट रहा है। अभी हमने देखा कि चुनाव आयोग काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी लक्ष्य तक मतदान को नहीं ले जा पाया है। ये नकारात्मक राजनीति की ओर देश जा रहा है। ये इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। नकारात्मक राजनीति से देश कैसे निकले, इस पे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर काम करना होगा। व्यक्ति कोई भी सकारात्मक राजनीति को लागू नहीं करा सकता। जनता के बीच में जाकर के दोनों दलों को अपनी पॉजिटिव सोच दिखानी होगी, अन्यथा देश पीछे चला जाएगा। हमारे यहाँ राजनीति की जो व्यवस्था है उसमें एक किसी भी दल को हम नकारात्मक राजनीति के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। कहीं आज सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में कांग्रेस संसद के अंदर हैं, तो किसी प्रदेश के अंदर उलट भी है। कहीं भाजपा विपक्ष में है, कांग्रेस सत्ता में है, कहीं भाजपा सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में है। तो ये देश के अंदर सभी पार्टियां अपनी भूमिका निभा रही हैं। इनको सभी को सोचना होगा कि हम सिर्फ पॉजिटिव राजनीति करेंगे तो देश तरक्की जल्दी करेगा। और हमारा आज प्रतिस्पर्धा का युग है। आज पूरा वैश्वीकरण हो गया है। आज यहाँ अगर कोई बात होती है तो वो तुरंत दूसरे पृथ्वी के दूसरे भूभाग पर पहुंच जाती है। तो सभी इस वैश्वीकरण की दुनिया में हमें दूसरों से प्रतिस्पर्धा भी करनी है और चल भी रही है। तो इस प्रतिस्पर्धा में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इस प्रतिस्पर्धा में हम दूसरे देशों के मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं, इस पर भी चर्चा करनी होगी, इस पर विचार करना होगा, और तभी हम इस पॉजिटिव सोच के साथ इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और जनता हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ जाती है। आज भी जितने मतदान हुए हैं, मैं पिछले अपने जीवन के काल के बताऊं तो उसमें हमेशा जनता ने पॉजिटिव सोच के साथ दिया है। इसीलिए राजनीतिक दलों को अपनी सोच को बदल करके जनता के बीच अपनी साख को बरकरार रखना होगा, और तभी हम एक इस गणराज्य देश को हम एक विकास की ओर ले जा पाएंगे। तो धर्म चौधरी जी, आपने पॉजिटिव राजनीति पर बल दिया है, लेकिन जब टिकट की बात होती है तो आपको क्या लगता है कि टिकट के लिए सर्वाधिक पसंदीदा उम्मीदवार है, उसका चयन कैसे जनता करे? जनता को जागरूकता के लिए क्या कहेंगे कि अगर पार्टियां या जो जनता है दोनों के बीच क्या तालमेल होता है, क्या समस्या आती है, कैंडिडेट को टिकट देने की जो प्रणाली है उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? आज वैसे तो हमारा देश आदिकाल से ही जाति व्यवस्था से जकड़ा हुआ है, और आज का जो राजनीतिक परिदृश्य जो बना हुआ है, परिदृश्य जो राजनीति का बना है प्रजातंत्र में, आज जिसकी संख्या भारी उसका उम्मीदवार भारी, और राजनीतिक दल संख्या बल के आधार पर देखते हुए उम्मीदवार का चयन करते हैं कि ये उम्मीदवार इतनी जाति की, अपनी जाति की इतनी वोट के साथ खड़ा है, इसको टिकट दिया जाए। यही इस प्रजातंत्र का एक निराशावादी पहलू है। यहाँ से ही नकारात्मक राजनीति की शुरुआत होती है। राजनीतिक दलों को व्यक्ति के गुण दोष के आधार पर टिकट देना होगा, तब ही देश आगे बढ़ेगा। जातिगत राजनीति के आधार पर यदि हम टिकट देते रहे और जातिगत आधार पर ही विधायक या सांसद चुने जाते रहे, तो संसद में वो अपनी जाति के लिए ही बात करते हैं। और मैंने ये देखा है कि पिछले दौरान अभी संसद के अंदर जाति जनगणना पर जोर लगाया जा रहा है। जाति को हम जब तक बढ़ावा देते रहेंगे, जाति की बात हम करते रहेंगे, तो फिर देश के आम आदमी की बात कहाँ होगी, देश के शिक्षित वर्ग की बात कहाँ होगी, देश के अंदर रोजगार की बात कहाँ होगी। रोजगार चाहिए तो उस व्यक्ति को भी रोजगार चाहिए जो अपनी जाति में कम संख्या में है। जिस जाति की ज़्यादा संख्या है उस जाति के विधायक उतने ज़्यादा जाएंगे तो वो अपने हिसाब से, या सांसद जितने अपने हिसाब से ज़्यादा जाएंगे तो वो अपने हिसाब से ही वहाँ पर कानून की ओर बढ़ावा देंगे, और उस कानून का लचीलापन ला करके, कानून से फ़ायदा उठा करके अपनी जाति को ही विकसित करने की बात करेंगे।
तो इसलिए चयन करते टाइम पर दलों को ये सोचना होगा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, शिक्षित व्यक्ति हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो और जो सबके हित की बात करता हो। जब हमने अपनी ज्योतिबा फूले फाउंडेशन की हम बात कर रहे थे, तो ज्योतिबा फूले जी ने जब काम किया तो उन्होंने शिक्षा सबके लिए कही, अपनी जाति के लिए नहीं कही, अपने साथियों के लिए नहीं की, अपने मोहल्ले के लिए नहीं कहा, उन्होंने सबके लिए शिक्षा हो। सती प्रथा अगर बंद हो तो किसी जाति में सती प्रथा बंद नहीं हो, पूरे देश में सती प्रथा बंद हो। अगर विधवा की बात की, विधवा के पुनर्विवाह की बात की, तो सभी जातियों के पुनर्विवाह की बात थी। कन्या शिक्षा की बात की तो उन्होंने सबके लिए कन्या शिक्षा की बात की। उन्होंने पानी का अपना कुआं उन सब वर्गों के लिए खोल दिया जिनको उस समय अछूत कहा जाता था। तो ये समभाव जब तक नहीं आएगा तब तक राजनीति का सुधार की सोचना भी बड़ा मुश्किल है। मतलब स्वच्छ राजनीति नहीं आ सकती है। तो अभी आपने जो जाति धर्म की बात की, इस पर ये जानना चाहेंगे, बड़ा माकूल मतलब इस समय का ये है कि जाति पता कैसे चलती है? कौन बताता है कि फला उम्मीदवार या बहुल इलाका है? ये आप कौन रहा है? कहीं ना कहीं वो भी तो दोषी हैं, बताने वाला भी दोषी है। ये दलों की ओर से एक नैरेटिव फिक्स कर दिया जाता है और फिर उसके बाद मीडिया जो नेगेटिव मीडिया है वो उसको उजागर करता है। इसलिए नेगेटिव मीडिया से भी जो है जनता को बचना होगा। उनकी मीडिया, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे ये अपना नेशनल मीडिया हो, यहाँ जो भी काम कर रहे हैं उन पर भी, उनकी आइडियोलॉजी पर भी देखना होगा कि ये बायस तो नहीं है, कहीं से पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं, कि ये क्या कर रहे हैं। इस पर भी जनता को सोचना पड़ेगा। जनता को सोचना या चुनाव आयोग को भी सोचना होगा। चुनाव आयोग एक देश की सबसे बड़ी ऑटोनोमस बॉडी है और जो इस पर काम करती है, इस पर भी काम करना पड़ेगा। चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी बनती है। पहले मतदान में बोगस वोट डलती थी, लेकिन चुनाव आयोग ने ही कदम उठाए तो आज बोगस मतदान रुका है। तो चुनाव आयोग को भी काम करना होगा। आपके विचार से अगर सकारात्मक राजनीति के प्रति अगर सकारात्मक सोच हो जाए जी, तो जो नई पीढ़ी है उसको क्या संदेश जाएगा? नई पीढ़ी सकारात्मक सोच के साथ नई पीढ़ी तो जा ही सकारात्मक सोच के साथ रही है। मतदान से अपने आप को दूर कर लेना, ये उस नेगेटिव सोच से बाहर है। नेगेटिव सोच के लोग मैदान में आ गए, नेगेटिव सोच के साथ लोग खड़े हो गए, तो नई पीढ़ी मतदान से दूर हो गई। सॉल्यूशन तो नहीं मिला। सॉल्यूशन नहीं मिला। सॉल्यूशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कदम उठाने होंगे। उन्हें इस बात पर ध्यान देना होगा कि भाई ये उम्मीदवार जिसको पार्टी ने उतारा है क्या इसके लायक है, तो ये मानदंड तय करने पड़ेंगे। जब तक मानदंड तय नहीं होंगे इस देश में, तब तक ये नेगेटिव पॉलिटिक्स चलती रहेगी। सकारात्मक राजनीति को लाने के लिए तो हमें सकारात्मक सोच के साथ ही कदम उठाना पड़ेगा, तभी सकारात्मक राजनीति किसी एक व्यक्ति द्वारा ये बदलाव अब नहीं संभव है। एक माहौल और एक सोच जो है वो अगर बनती है तो फिर लोगों की सोच राजनीति के प्रति भी सकारात्मक हो जाएगी, जो आज राजनीति को वैल्यू नहीं देते हैं। जबकि राजनीति तो बहुत अच्छी चीज़ है जिससे जनता का कल्याण किया जा सकता है। लोकतंत्र का में राजनीति का बहुत अच्छा स्थान है, लेकिन वो धीरे धीरे माइंडसेट बदलता गया। हमारे देश के संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीति वह चाबी है, मास्टर चाबी है, जिससे विकास के सभी ताले खुलते हैं। तो राजनीति से भागना नई पीढ़ी का, ये भी एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर राजनीतिक दलों ने इस बात पर गंभीरता से नहीं लिया, इस बात को कि नई पीढ़ी राजनीति से दूर क्यों जा रही है, मतदान से क्यों भाग रही है, तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। और इसके तो धर्म चौधरी जी समाज सेवा में भी हैं और राजनीति में भी कुछ समझ रखते हैं आप, तो ये जो टिकट का बंटवारा है वो ये बहुत बार जनता के बीच ये प्रश्न जाता है कि इतने करोड़ में टिकट, इतने लाख में जो है टिकट बिक गया, ये है वो है। क्या ये सच्चाई है और इसके लिए कोई तरीका हो सकता है कि ऐसा ना हो? कुछ ऐसा
कोई रास्ता है क्या? हमारा जब भारत का संविधान तैयार किया गया, इसका प्रारूप तैयार किया गया, तो जो संविधान कमेटी थी, संविधान सभा थी, इसने कई देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद इसे प्रारूप तैयार किया। हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ उम्मीदवार को ही पहले मैदान में उम्मीदवारी स्थापित करने के लिए अवसर दिया जाता है। जब वो उम्मीदवार के रूप में जनता द्वारा चयन कर लिया जाता है, तब वो पार्टी उसको उम्मीदवार बनाती है। तो यदि ये पर सिस्टम भारत में भी अगर लागू किया जाए कि उम्मीदवार घोषित ऊपर से ना किया जाए, जनता से उम्मीदवारी पर मतदान किया जाए कि क्या ये हमारे पास 5 उम्मीदवार हैं, इन 5 उम्मीदवारों में से कौन जनता चाहती है, पार्टी उसको उम्मीदवार घोषित करे जिसको जनता चाहती है, तो ये सुधार यहाँ भी हो सकता है। उसके बाद वो जनता दूसरी पार्टी भी फिर उसके मुकाबले में अच्छा उम्मीदवार लाएगी। अगर वो उसके मुकाबले में कमज़ोर उम्मीदवार या जातिगत उम्मीदवार या फिर अयोग्य उम्मीदवार को लाएगी तो जनता उसे नकार देगी। तो ये जो धन बल है ये समाप्त तभी हो सकता है। अच्छा, बार बार देश में जो चुनाव हो रहा है उससे लोकतंत्र मजबूत होगा या एक बार ही चुनाव पूरे देश में हो जाए, ये आजकल एक चर्चा छिड़ी हुई। तो हमको सकारात्मक राजनीति के द्वारा उसका सॉल्यूशन वैसे तो एक देश एक चुनाव होना चाहिए। अब मैं अभी अमेरिका का जिक्र किया था, वहाँ क्या बार बार चुनाव होते हैं? वहाँ तो राष्ट्रपति का चुनाव भी सीधा जनता चुनती है। हमारे यहाँ पहले जनता सांसद चुनती है, फिर सांसद के विधायक चुनती है, फिर वो लोग मतदान करते हैं, फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये भी बार बार है। लेकिन चलो संवैधानिक व्यवस्था है, जो संविधान की व्यवस्था उसके हम विपरीत भी नहीं जा सकते। फिर राज्यों के चुनाव, लेकिन जो राज्य और संसद के चुनाव, लोकसभा के चुनाव हैं, विधायिका और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। इससे बार बार अभी पता लगता है कि वहाँ आचार संहिता उस देश में लग गई, प्रदेश में लगी है, अभी आचार संहिता उस प्रदेश में लगी है, वहाँ चुनाव हो रहे हैं। और अब सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो नेशनल मीडिया है, इसमें वो प्रदेशों के चुनाव रोजाना चर्चा में रहते हैं। तो आम व्यक्ति उन चुनावों पर ध्यान देता है कि अभी महाराष्ट्र में चुनाव है तो वहाँ क्या होगा, फिर बंगाल में चुनाव आएगा तो वहाँ क्या होगा, फिर बिहार में चुनाव आएगा तो वहाँ क्या होगा। ये इससे जो है ना लोगों का भटकाव और समय खराब होता है। समय अगर एक बार चुनाव होगा, एक बार चर्चा होगी, फिर साथ में सरकार का एनर्जी ज़्यादा लगती है। आज उस प्रदेश के अंदर चुनाव है, वहाँ पर सेना भेजी जाती है, कहीं अर्धसैनिक बल भेजे जाते हैं ताकि सुरक्षा की दृष्टि से मतदान निष्पक्ष हो सके। और फिर उसके बाद अगर ये देश एक चुनाव पर चला जाएगा तो इससे लोगों का समय बचेगा, एनर्जी बचेगी, देश का पैसा बचेगा और सरकार को भी एक साथ काम करने का लंबे समय तक साधारण रूप से अवसर मिलेगा। और ये पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण के बजाय सकारात्मक राजनीति की ओर जाएंगी। जी, तो आपने राजनीतिज्ञों पर एक विचार दिया। अब जनता से क्या कहना चाहेंगे, युवा वर्ग से क्या कहना चाहेंगे? वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो भी ज़रूरी है, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। मैं तो देश की जनता से, युवा पीढ़ी से यही अपील करूँगा कि उन्हें मतदान के समय कम से कम एक दिन अवश्य निकाल करके मतदान करना चाहिए, मतदान केंद्र तक जाना चाहिए, ताकि वो अपनी पसंद की सरकार बना सकें और बाद में इस बात से आलोचना करने के कि ये सरकार तो गलत बन गई, इस सरकार ने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो हम अपनी सोच की सरकार बनाएं और उन लोगों को चुनें जो लोग हमें लगता है कि भाई ये हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए अच्छा काम करेंगे, उनका हमें चयन करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धर्म चौधरी जी, फुले फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक। मैं चौधरी इंदिराज सिंह सैनी जी को आमंत्रित करूंगा इस बातचीत पे धन्यवाद करने के लिए, और इसकी अध्यक्षता करते हुए क्या कहना चाहेंगे कि आज की बातचीत कैसी रही, उससे क्या समाज और युवा पीढ़ी को और राजनीतिज्ञों को दिशा मिल सकती है। वो भी सोचें कि 70-80 साल की ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके जाएं कि आने वाली पीढ़ियां संसद को और विधानसभा को भी याद रखें कि वहाँ अच्छी चर्चा होती है। समय निकालकर लाइव जो संसद टीवी पे आता है उसको देखें और शिक्षित बने। सांसदों के द्वारा जो बातें होती हैं वो आदर्श के रूप में सांसद भी आए हमारे युवा पीढ़ी के सामने। आज आरजेएस फैमिली के एक प्रोग्राम में
मुख्य अतिथि के रूप में हमारे धर्म चौधरी जी, जो एक अच्छे सुलझे हुए सामाजिक और राजनीतिक और शैक्षणिक सब रास्तों से गुजरे हुए हैं और इन्होंने बहुत ही प्रखर बातें इन्होंने दी हैं कि कैसे हम राजनीति में आगे बढ़ेंगे सकारात्मक सोच के कारण, कैसे हम जो है सामाजिक में आगे बढ़ेंगे, कैसे हम अपने पुराने जो महात्मा लोग हैं उनके मार्ग पर हम कैसे चल पाएंगे, किस तरह से हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कैसे आगे बढ़ पाएगी। इसलिए मैं आज धर्म चौधरी जी ने जो कहा इनका धन्यवाद करता हूं और आगे भी करता रहूँगा। और ये लॉन्ग टाइम तक सन 47 का जो टाइम है उसको ये पूरा निभाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और साथ जुड़े रहेंगे। और इनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को, सुनने को और समझने के लिए हमें मिलेगा। हमारे को मतलब हमारा कहने का मकसद ये है कि सभी जो जातियां हैं, जाति जो मनुष्य हैं, मनुष्य स्त्री जो भी अब हैं, वो जो मनुष्य योनि में हैं वो सब अच्छी तरह से जानें, समझें और पहचानें। धन्यवाद धर्म चौधरी जी का। हमारे साथ मिलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो इस तरह से अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक्सटेंशन है और 300वां कार्यक्रम जो है आरजेएस पीबीएच के द्वारा हुआ है। इसमें टेक्निकल टीम, सोशल मीडिया टीम और क्रिएटिव टीम का बहुत बड़ा योगदान है। इन बातों को जनता तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि धर्म चौधरी जी ने जैसा कहा, इनकी बातें जो सकारात्मक हैं, आपको अच्छी लगी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा कि हमारे यहाँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी इलेक्शंस होते रह रहे हैं, हम लोग 2047 तक का ये अभियान चला रहे हैं। सकारात्मक राजनीति पर भी आगे भी चर्चा होगी और हमारी ये कोशिश होगी कि जो ऑफिसेज में हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लोग भी जनता से रूबरू हों, जनता तक जाएं और उनके हाल चाल पूछें और तब जाकर सकारात्मक राजनीति भी उसमें सफल होगी। और विधायक, सांसद, पार्षद वो भी जिस तरह से जनता से मिलते हैं, उनकी बातों को जनता और नई पीढ़ी अनुसरण करती है। अगर वो अपने काम के आधार पर वोट मांगते हैं तो मुझे लगता है कि सकारात्मक राजनीति है। लेकिन दूसरे की आलोचना करके अगर वोट मांगते हैं तो मुझे लगता है जनता को ये मतलब जागरूक होना चाहिए कि आपके पास जो आदमी आए वो आपके दुख में, आप खुद सोचिए, आपके परिवार में बेरोज़गार भी होंगे, आपके घर में बीमार भी पड़ते होंगे। कोई आदमी आपका जो शुभचिंतक है उसको पहचानिए और वोट देते समय उसे आप याद रखिए, तो आपको 5 साल पछताना नहीं पड़ेगा। यहाँ आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की तरफ से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोगों का मकसद किसी पार्टी के न पक्ष में न विपक्ष में, न विपक्ष में सत्ता और विपक्ष के एजेंडा को लेकर नहीं है। हमें देश के फ्यूचर की चिंता है, भविष्य की चिंता है। नकारात्मक माहौल को पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए हम लोग आगे निकले हुए हैं और देश ही नहीं बल्कि विदेश तक पॉजिटिव थिंकिंग को पहुंचाना चाहते हैं। उसमें राजनीति एक विषय है, आरजेएस का सिर्फ एक विषय नहीं है। पॉजिटिव मीडिया के सारे विषय हम लोग जो भी काम के हैं उस पर चर्चा करते हैं, रोज़गार पे करते हैं। अभी चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पे राष्ट्रीय किसान दिवस भी हम लोगों ने 299वां अंक जो है 1.5-2 घंटे बैठकर मनाया। यूट्यूब पर, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पर अलग अलग विषयों पर विचार लेकर आ रहे हैं। ये वैचारिक क्रांति है और ये देश ही नहीं बल्कि विदेश तक ये पहुंच रही है। आज धर्म चौधरी जी के साथ बहुत ही नया विज़न जो मिला है उस पर काम करने की ज़रूरत है। वो जो विचार धर्म चौधरी जी ने दिया है वो आगे बढ़ेगा कैसे, उसको बढ़ाने के लिए आरजेएस लगातार चौधरी साहब से जुड़ा रहेगा और ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी बातचीत करता रहेगा। जैसा चौधरी इंदिराज सिंह सैनी जी के यहाँ ये बैठक हो रही है,
इस तरह से इन बैठकों से वैचारिक क्रांति को बल मिलता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सॉन्ग के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। जय हिंद। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।